जय हिंद डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक आपका कार्बन के गुणधर्म। तो आप जो चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ रहे हैं लगातार, इसके पहले से ही हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो उसमें आज का आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें दहन है और उसके साथ साथ आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो अति महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आज के वीडियो में हम उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को। और हमारे जो भी पहले के वीडियो अपलोड है उन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप किसी प्रकार की कोई भी समस्या है आपको रसायन विज्ञान में, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो से अध्ययन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर अभी कंटिन्यू आपको गणित भी पढ़ाई जा रही है, तो गणित का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने बताया कि आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा हमारे चैनल पे। इसमें आपका हिंदी भी रहेगा, सामाजिक विज्ञान, कला और अंग्रेजी, ये सभी सब्जेक्ट रहेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में सर्वप्रथम फर्स्ट टॉपिक है आपका दहन। दहन तो सभी जानते हैं, आग। देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं जो देखते हैं, आग जलाते हैं हम, ये इन सभी कोई पदार्थ जलाते हैं उससे हमें ऊष्मा मिलती है। तो दहन, अब सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर क्या देते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 तथा वाष्प बनाते हैं। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सभी का हम दहन करेंगे जब वायु की उपस्थिति में, तो हमें प्रथम प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प, इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं दहन। तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल बताओ, देखिए आप। कि कार्बन को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, कार्बन है आपका और वायु O2। तो कार्बन को जब आप वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमने बताया आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। तो जब हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, जैसे मेथेन गैस। मेथेन गैस जो दलदल में पाई जाती है, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो मेथेन को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड और शेष जल, और उसके साथ ही साथ क्या मिलेगा? ऊष्मा एवं प्रकाश। ऊष्मा एवं प्रकाश। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल दहन अभिक्रिया के, कि कार्बन को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो मेथेन या मार्स गैस के नाम से जिसे जानते हैं, उसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊष्मा। और भी एग्जाम्पल है, तो ये दो हमने बता दिए आपको। इसमें आप एक तैयार कर लें एग्जाम की दृष्टि से। और दहन अभिक्रिया पूछ दी जाती है तो ध्यान रखना है कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दे रखा है हमने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ ऊष्मा एवं प्रकाश।
या मेथेन गैस को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रकाश प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईंधन। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ये तो जानते हैं सभी आप, दैनिक जीवन में घर में लकड़ी का यूज किया जाता है। तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उस लकड़ी में क्या होता है, ऊर्जा संचित होती है एवं ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा भी मिलती है और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी मिलता है। ये तो सभी आप देखते हैं डेली। तो ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, ईंधन। अब लिखा है तथा मुक्त ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों, अब जानते हैं खाना बनाने के लिए हम आग जलाते हैं, खाना है, सब्जी है, रोटी है आपकी, तो खाना बनाने में, फैक्ट्री में, मशीनों को चलाने इत्यादि में हम प्रयोग करते हैं। तो ईंधन ध्यान रखना है आपको कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। और मुक्त ऊर्जा का उद्देश्य हमने बताया कि घर में हम खाना बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं, फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको दहन और ईंधन समझ में आया होगा। तो जब भी वीडियो आप देखें तब भी हमेशा पेन और कॉपी साथ ही लेकर बैठें, जिससे आपकी ये परिभाषाएं जो है वो नोट करते जाएं साथ ही साथ, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कि जब भी कोई जरूरत हो तो हम वहां पे उस नोट्स को पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का देखते हैं। ईंधन के प्रकार। अब ईंधन के प्रकार देख रहे हैं आप, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो जो कोयला है, कोयला से सभी परिचित हैं। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक का जटिल मिश्रण, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के यौगिक का जटिल मिश्रण, जिसे हम कोयला के रूप में जानते हैं। तथा इसमें कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर भी होते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर यह पौधों का माफर्ण एवं पेड़ों के विघटन से बनते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। तो कोयले का निर्माण आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जो भी पेड़ पौधे या फर्न वगैरह जमीन के अंदर दब गए थे या, तो इन सभी से क्या हुआ कि सड़ गलने के बाद जो भी इनके अन्य पदार्थ जो क्रूड ऑयल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसके अलावा जो अवशेष ठोस के रूप में प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं कोयला। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को ग्रीक भाषा पेट्रो तथा ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रो तथा ओलियम। तो पेट्रो का अर्थ है स्पेशली चट्टान तथा ओलियम का अर्थ है तेल। तो इसे हम चट्टान के तेल के नाम से भी जानते हैं। अर्थात पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाए जाने वाला कच्चा या अपरिष्कृत तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। अभी आपको हमने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जो भी पेड़ पौधा या अन्य जीव जंतु दबे तो उन सभी से हमें, देखिए कच्चा तेल जिसे बोलते हैं क्रूड ऑयल के रूप में, इन सभी के सड़ने गलने के पश्चात हमें क्या मिला, क्रूड ऑयल। और शेष जो ठोस है, तो ठोस में कोयला, अन्य पदार्थ। तो पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाने वाला कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ज्वाला। तो ज्वाला वह क्षेत्र होता है जहां गैसीय पदार्थों का दहन, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां पे हम गैसीय पदार्थों का दहन करते हैं, उसे बोलते हैं ज्वाला। ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला दो प्रकार की होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा और ईंधन आपका जल किस प्रकार रहा है, उसके आधार पर हम ज्वाला को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपकी नीली या अदीप्त ज्वाला। जो नीली या अदीप्त ज्वाला है उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है। जैसे घर में देखते हैं एलपीजी, जो घर में भोजन बनाने के लिए हम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस को हम यूज करते हैं। उसमें देखते हैं कि ये कैसी है,
नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो आपका ज्वाला है, जिसमें पहली हमने बताया कि नीली आदीप्त ज्वाला, तो नीली का क्या बताया कि जिसका पूर्णतः दहन होता है, तो जिसमें पूर्ण दहन होता है उसे बोलते हैं नीली या अदीप्त ज्वाला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पीली या दीप्त ज्वाला, तो जिसमें अपर्याप्त मतलब वायु की मात्रा कम रहती है। तो अपर्याप्त वायु की पूर्ति की स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। तो अपूर्ण दहन में जिसके कारण बिना जले कार्बन के कणों का निर्माण होता है, जो पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो जहां पर वायु की मात्रा कम होगी तो वहां पर कण कैसे होंगे, कम जले होंगे या कम दहन होगा, तो जिसके कारण बिना जले कार्बन के कणों का निर्माण होता है, जो पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अगला टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हमने पहले भी चैप्टर में आपको पढ़ाया है। तो पहले चैप्टर में ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया बोली जाती है ऑक्सीकरण। तो जहां पे आप ऑक्सीजन का ग्रहण करेंगे तथा हाइड्रोजन को त्यागेंगे उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो दे एग्जाम्पल बताओ, देखिए इसमें जैसे एथेनॉल आप सभी जानते हैं, CH3CH2OH, एथेनॉल। आपका जो क्षारीय KMnO4 होता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो एथिल एल्कोहल को जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन इसका कराते हैं तो हमें देखिए जो आपका क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा, तो इससे हमें एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है CH3COOH। तो जो आपका एथिल एल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण करने पर एथिल एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। एसिटिक अम्ल। तो ध्यान रखना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का त्याग, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगली है योगात्मक अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णता योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। या इसे दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। किसी प्रकार या किस आप कैसे याद करेंगे, जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। हमने बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद इसमें कैसा रहेगा आपका एकल, तो एकल उत्पाद का निर्माण जब करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देख रहे हैं आप कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए इसमें जैसे हमने बोला कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु पर या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, इससे बोला जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे
सूर्य के धुंधले प्रकाश में मेथेन का क्लोरीनीकरण। तो मेथेन आपका CH4 प्लस Cl2। तो मेथेन का जब क्लोरीनीकरण करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 Cl प्लस HC। तो देख रहे हैं आप मेथिल क्लोराइड, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन उसकी जगह ले रहा है, हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, तो बन रहा है आपका, अब देखिए H प्लस बनेगा और इधर Cl कैसा आपका नेगेटिव, दो अणु है तो H और Cl बन के बना देंगे HCl, और शेष आपका यहाँ से जब हाइड्रोजन विस्थापित हुआ CH3Cl। तो ये रही आपकी अभिक्रिया। या दूसरी हम बताते हैं, देखिए अगली। तो मेथेन का जब क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है मेथिल क्लोराइड। अब अगली देखिए, पुनः इसी मेथिल क्लोराइड का हम जब क्लोरीनीकरण करेंगे CH3Cl प्लस Cl2। तो यहाँ पे पुनः देखिए एक और Cl यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, बचेगा आपका CH2Cl2 प्लस HCl। तो मेथिल क्लोराइड का जब क्लोरीनीकरण हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मेथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन इसे बोलते हैं हम, मेथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए, अब डाइक्लोरोमेथेन का अगर आप क्लोरीनीकरण करेंगे तो CH2Cl2 प्लस Cl2, यहाँ पर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। इसमें आपको एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर विस्थापित करना है और प्रतिस्थापन किसका करना है, क्लोरीन का। तो बन जाएगा आपका CHCl3 प्लस HCl। इसे बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। तो देख रहे हैं आप लगातार प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन और क्लोरीन का विस्थापन हो रहा है। तो CH4 से क्या बना हमारे पास CH3Cl। इसी प्रकार मेथिल क्लोराइड का जब क्लोरीनीकरण कराया तो हमें मिला डाइक्लोरोमेथेन, और जब डाइक्लोरोमेथेन का क्लोरीनीकरण कराया तो हमें मिला क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोफॉर्म का भी क्लोरीनीकरण करते हैं CHCl3 प्लस Cl2, तो इसका जब हम क्लोरीनीकरण करेंगे तो यहाँ पे हमें CCl4 एक और हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा, अब शेष HCl। अब इसमें मिल रहा है आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आशा करता हूँ आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। तो नोट करते जाइए, हमने बताया नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए। चलिए नेक्स्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। फर्स्ट है जिसमें आपका एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो एथिल एल्कोहल या एथेनॉल को आप सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में आपको बहुत से लोग एथिल एल्कोहल के प्रयोग वाले मिलेंगे, जिसे हम अपनी भाषा में शराब या मदिरा बोलते हैं। तो शराब या मदिरा जिसका अणु सूत्र है आपका C2H5OH, C2H5OH, और अणुभार देखिए, अणुभार बता देते हैं, सूत्र आपको C2H5OH। अब 2 × 12 प्लस 1 × 5 ऑक्सीजन का अणुभार 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, 12 दूनी 24 प्लस का 5 और प्लस का 17 ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा 46। तो जो आपका एथिल एल्कोहल है इसका अणु सूत्र C2H5OH, अणुभार 46 निकल के आता है। अब संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र देख लेते हैं।
सी और सी दो हैं हाइड्रोजन, कार्बन हमारे पास। अब हाइड्रोजन की संख्या 5, तो 2, 3, 4, 5 और ओ एच। तो ये रहा आपके एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र। अब एथिल अल्कोहल देखिए, प्रकृति में जितने भी सुगंधित तेल तथा फलों में एस्टरों के रूप में, फलों के जो एस्टर बनते हैं उनके रूप में उपस्थित रहता है। इसे प्रायः स्टार्च युक्त अनाज, अब स्टार्च युक्त अनाज आपको जो जौ है, मक्का है, ये सभी तो स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, अतः इसे हम अन्न एल्कोहल भी कहते हैं। ध्यान रखना है कि एथिल अल्कोहल को हम अन्न एल्कोहल, अन्न मीन्स अनाज, तो अन्न एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। यह शराब का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। अब निर्माण देखिए, सीरे के कड़वन से अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल बनाने की प्रोसेस लिख रखी है, बताया हमने कि सीरा के कड़वन से अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब सीरा कैसे प्राप्त होगा, तो जो आपका गन्ने का रस है उससे पहले हमें क्या प्राप्त करना है, सीरा। और सीरा का जब कड़वन कराएंगे, लंबी प्रक्रिया होती है ये, एकदम नहीं बनती है शराब, धीरे धीरे एकदम आसानी से हल्के हल्के क्रिया होती है इसमें। तो पहले हमें गन्ने के रस से क्या चाहिए, सीरा, और फिर सीरा का जब कड़वन करेंगे तो कड़वन के उपरांत उसका आसवन, आसवन से हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल। तो इसमें अब गन्ना का रस तो आप सभी जानते हैं कि गन्ने के रस से हमें क्या मिलेगा, सीरा, सॉरी, सीरा। अब सीरा देखिए, शर्करा से सीरा पहले बनता है, शर्करा, शर्करा शक्कर। तो शर्करा, शर्करा का जब हम किडबन करेंगे, किडबन, तो यहां से प्राप्त होगा हमें सीरा। सीरा जो आपका ईस्ट एंजाइम है, ईस्ट, ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में सीरा से हमें प्राप्त होगा अल्कोहल। तो शर्करा का जब किडबन करेंगे तो सीरा प्राप्त होगा, सीरा का से ईस्ट उपस्थिति में हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का। अब भौतिक गुण, तो भौतिक गुण देख रहे हैं, इसके भौतिक गुण निम्नलिखित है। नंबर 1 है ये रंगीन, ज्वलनशील, कोई रंग नहीं होता इसमें और तुरंत ही आग पकड़ लेता है, तो रंगीन और ज्वलनशील द्रव है। नंबर 2 पे देख रहे हैं, इसका क्वथनांक 78.1, 78.1 डिग्री सेल्सियस, जिसका अपेक्षिक घनत्व 0.789। तो अपेक्षिक घनत्व कितना हमने बताया, 0.789। तो लास्ट है इसमें, इसमें एक विशेष गंध होती है तथा इसका स्वाद तीखा होता है। देखा है आपने कि मदरा पीने वालों को देखते हो कि वो जब गिलास को मुंह के पास लाते हैं तो एकदम आंखें बंद कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि एथिल अल्कोहल, इसमें एक विशेष गंध होती है तथा स्वाद कैसा है, तीखा, जो नाक में चुभता जाके है तो स्वाद में तीखा होता है। चलिए ये तो रहे भौतिक गुण, अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक गुण। तो प्रमुख रासायनिक गुण नंबर 1 है आपका क्षार धातुओं से क्रिया। तो क्षार धातुएं आप सभी जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये सभी क्षार धातुएं। तो क्षार धातुओं से क्रिया करके देखिए, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है आदि के साथ कराने पर इसके OH का हाइड्रोजन परमाणु इन धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
तो ध्यान रखना है, चार धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन परमाणु क्या विस्थापित हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो चलिए देखते हैं अब क्रिया, जैसे एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। तो सोडियम धातु से जब क्रिया कराएंगे तो बताया हमने कि OH से जो आपका OH है, इससे ये हाइड्रोजन परमाणु कैसा हो जाएगा विस्थापित, तो बन जाएगा आपका C2H5ONA, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो देखिए पहले तो क्रिया को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या उधर 2 है, इधर इधर 5 और 1 6, उधर 5 और 2 7, तो 2 का गुणा इधर कर लेते हैं और अब तो इधर का इधर भी 2 का गुणा कर लीजिए, इधर सोडियम में भी। तो देख रहे हैं आप एथिल अल्कोहल, सोडियम धातु, सोडियम धातु से जब क्रिया कराएंगे तो मिलेगा हमें सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रही क्षार धातु के साथ क्रिया आपकी। इसी प्रकार आप पोटेशियम से भी करा सकते हैं, सेम रहेगा प्रोसेस, जैसे देख सकते हैं ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस के पोटेशियम धातु बन जाएगा ट्वाइस C2H5OK और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे पोटेशियम एथॉक्साइड आपको प्राप्त हो रहा है। सेम बिल्कुल प्रोसेस है ऐसे ही, इसी प्रकार अन्य धातुओं से जो भी क्षार धातु है इसी प्रकार क्रिया करेगा एथिल अल्कोहल। नोट कर लिया हो, देखिए नोट करते जाइए पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया देख रहे हैं आप कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्रमशः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो एथिल अल्कोहल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम 100 डिग्री और 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो देखिए पहले हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस H2SO4, तो इसको इस प्रकार लिखे ले रहे हैं HSO4। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि H और OH, H प्लस और OH निगेटिव मिलके बना रहे हैं आपका H2O, शेष C2H5HSO4 और प्लस जल। ये क्रिया आपकी 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल। अब देखिए 140 डिग्री सेल्सियस पे जब क्रिया कराएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस C2H5HSO4 प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल, इस प्रकार लिखेंगे HOC2H5। तो देखिए यहां से ये आपका बनेगा
C2H5O C2H5, शेष आपका बन जाएगा H2SO4। तो डाई एथिल ईथर, अब यहाँ पे ये अभिक्रिया आपकी 140 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जब एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा और टेम्परेचर ध्यान रखना है 140 डिग्री सेल्सियस, तो हमें एथिल वो डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा और शेष सह उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल। नोट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक क्या है आज का आपका। एथिल अल्कोहल के उपयोग। नंबर 1 है आपका मैथिलीकृत स्प्रिट, जो स्प्रिट लैंप में यूज करते हैं मैथिलीकृत स्प्रिट। तो मैथिलीकृत स्प्रिट बनाने में हम एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है आपका पेंट, सल्फर आयोडीन गोंद आदि के विलायक के रूप में। तो पेंट जो भी आप वार्निश के नाम से जानते हैं, सल्फर है आपका, आयोडीन है, गोंद है, आदि के विलायक के रूप में। तो विलेय और विलायक आप सभी जानते हैं कि विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक। तो वार्निश है या सल्फर है, आयोडीन गोंद इत्यादि में विलायक के रूप में हम एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरल, क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, ईथर, एथिलीन, एस्टल्डिहाइड, एस्टिक अम्ल आदि। क्लोरल है, क्लोरोफार्म है, आइडोफार्म है, ईथर है, एथिलीन है, एस्टल्डिहाइड है, एस्टिक अम्ल इत्यादि के निर्माण में हम एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अगला आप तो ये तो सभी जानते हैं कि मदिरा के निर्माण में और एल्कोहलिक पेय पदार्थ के रूप में। लास्ट पॉइंट है आपका मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी हम एथिल अल्कोहल को प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके एथिल अल्कोहल के उपयोग। चलिए देखते हैं और कुछ है। एस्टिक अम्ल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। एस्टिक अम्ल या जिसे हम एथेनोइक अम्ल, आईपीएसी रूप में एथेनोइक अम्ल या व्यापारिक रूप में जो विनेगर या सिरका के नाम से जानते हैं। तो अणुसूत्र जो है आपका CH3COOH और अणुभार देख रहे हैं आप 60। तो CH3COOH, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 और गुणा में 3, प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन 1। तो जब ऐड करेंगे तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32 और 1 33। ये सभी जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 60। तो जो सिरका है, सिरका का अणुभार हमारा कितना है 60। अब इसका संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र देखते हैं। 1 2 3 हाइड्रोजन, बॉन्ड C और डबल बॉन्ड आपका O और OH। ये रहा आपका संरचना सूत्र, एस्टिक अम्ल का संरचना सूत्र। एस्टिक अम्ल का अणु सूत्र हमने बता ही रखा है आपको, CH3COOH। अब देखिए जो आपका एस्टिक अम्ल, सांद्र एस्टिक अम्ल का पृथक्करण सर्वप्रथम स्टाल ने सन 1700 ईस्वी 1700 में किया था। 1845 ईस्वी में कोलवे ने इसे इसके तत्वों से संश्लेषित किया था। तो जो आपका एस्टिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, जो सिरका है उसका मुख्य अवयव, इसी की उपस्थिति के कारण से सिरके का अम्ल भी कहते हैं, इसी कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। तो ध्यान रखना है कि एस्टिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, इसी की उपस्थिति के कारण से हम सिरके का अम्ल भी कहते हैं, इसी कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। चलिए कीजिए नोट जल्दी से।
हो गया नोट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष जो रहेगा आपका वो अगले वीडियो में, एस्टिक अम्ल बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।